अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज नौसेना को मिले नए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंप दिया है, जो देश के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विक्रांत में कई घातक मिसाइलें, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। विक्रांत को बनाने में 13 साल लगे हैं और इसमें 75% स्वदेशी उपकरण लगे हैं, जो ये बताता है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत का। जो है देश की समुद्री सीमाओं का नया रखवाला। जो है सशक्त भारत का सबसे बड़ा प्रतीक। जो दुश्मन के लिए काल है। भारतीय नौसेना का नया युद्धपोत विक्रांत बेमिसाल है, जिसकी समुद्र में मौजूदगी ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा करने के लिए अब उसे अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची शिपयार्ड में करीब 1.5 घंटे तक चली कमिश्निंग सेरेमनी में ये ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को सौंपा। इस मौके पर विक्रांत के स्वागत में डेक पर नेवी के बैंड ने समा बांध दिया। तो हवा में नेवी के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स ने फ्लाई पास करके सभी को रोमांच से भर दिया। तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत देश की सेवा के लिए समुद्र में उतर चुका है। ऐसे में इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रांत की तमाम खूबियों को नजदीकी से देखा और अपने भाषण में इसकी ताकत का बखान भी किया। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। इस लिहाज से इसके फ्लाइट डेक का आकार फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर है। ये युद्धपोत एक बार में 7,500 नॉटिकल मील यानी कि करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इतना ही नहीं, इस विशाल जहाज में कुल 15 फ्लोर हैं, जिनमें 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 1700 नौसैनिक रह सकते हैं। वहीं इसमें महिलाओं की जरूरतों के हिसाब से भी खास केबिन बनाए गए हैं।
इसके अलावा विक्रांत पर एक हाईटेक किचन और ऑपरेशन थिएटर से लैस एक हॉस्पिटल भी है। जंग के हालात में दुश्मनों को मात देने के लिए इसमें MiG-29K फाइटर जेट, कैमूव 31 हेलीकॉप्टर और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। साथ ही विक्रांत को बैरक और ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया गया है। इस वक्त हम इसके डेक पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये अगर आप डेक को देखें तो ये एक पूरा विशालकाय फुटबॉल के मैदान जैसा है, यानी कि 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर ये एरिया है। और इस वक्त कमीशन होने के बाद तमाम नौसैनिक और जो मेहमान यहाँ पर थे वो इस वक्त डेक पर मौजूद हैं और साथ ही ये मारक क्षमता इस विमान वाहक युद्धपोत की, इस पर तैनात ये कामोव हेलीकॉप्टर उसके जो कि लंबे समय से भारतीय नौसेना का हिस्सा रहा है। इसके अलावा MiG-29 लड़ाकू विमान जिसने आज फ्लाई पास्ट में भी हिस्सा लिया। MiG-29 लड़ाकू विमान हम आपको दिखाते हैं। MiG-29 लड़ाकू विमान इस वक्त पूरे हथियारों के साथ, मिसाइल के साथ उसको लैस किया गया है और इसके साथ ही ALH हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। युद्ध के बदलते तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए विक्रांत को तैयार किया गया है ताकि जंग के हालात में ये युद्धपोत खतरों को आसानी से भांप सके और उनका मुंह तोड़ जवाब दे सके। कमीशन से लगभग 1 साल पहले इसे समुद्र में कठोर परीक्षणों में अच्छी तरह से परखा गया। 13 साल में बनकर तैयार हुए विक्रांत में 75% स्वदेशी उपकरण लगे हैं, जिसका जिक्र करना प्रधानमंत्री मोदी नहीं भूले। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज INS विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत की तरह बीते कुछ सालों में सेना ने तीनों अंगों का तेजी से आधुनिकीकरण किया है। INS विक्रांत भी इसी का एक प्रमाण है, जिसे बनाकर हिंदुस्तान भी उन देशों की एलीट समूह में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। फिलहाल इन देशों की सूची में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन का नाम भी शामिल है। कोच्चि से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में INS विक्रांत का। और इस बेहद खास मौके पर एक और बड़ा बदलाव हुआ है, वो ये कि नौसेना को नया ध्वज सौंपा गया, जिसमें से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है और अब नए नेवी फ्लैग में ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना हुआ है। वहीं बगल में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह बना है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिस पर अशोक चिन्ह बना है। इस नए ध्वज में छत्रपति शिवाजी महाराज के चिन्ह को अपनाया गया है, जो असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर है। नए फ्लैग में नीचे संस्कृत भाषा में शमनुम वरुण लिखा है, जिसका मतलब है हमारे लिए वरुण शुभ हो। हमारे देश में वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है और इसीलिए नेवी के नए मिशन पर यह वाक्य लिखा है। आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। और अब आपको INS विक्रांत से जुड़ी एक और अहम चीज बताते हैं। विक्रांत की कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान
आपने प्रधानमंत्री मोदी को नेवी कैप लगाए हुए देखा होगा। इस कैप पर R11 लिखा था, जिसे आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस R11 का क्या मतलब है, यह हम आपको बताते हैं। ये देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की पताका संख्या R11 है और इसी पताका संख्या से किसी युद्धपोत की पहचान होती है। इस पताका संख्या यानी कि पेनेंट नंबर का इस्तेमाल जहाजों की पहचान के लिए किया जाता है। आज भी INS विक्रांत की पताका संख्या R11 है। प्रधानमंत्री की टोपी की एक तरफ यही पताका संख्या लिखी हुई थी। देश के हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है और इससे हमारा रक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं है, जिसकी आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। अब लाखों करोड़ों की रक्षा उपकरण विदेश से नहीं मंगाए जाते, बल्कि घरेलू स्तर पर ही उनके निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से रक्षा सामान खरीदने के लिए तय 85,000 करोड़ रुपए की पूंजी का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों से ही खरीद पर खर्च किया जा रहा है। छोटे से लेकर बड़े रक्षा उत्पादों को लेकर भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने में जुटा है। साफ शब्दों में कहें तो सरकार की यह सोच है कि हमारा देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दूसरे देशों पर आश्रित न हो और यही वजह रही है कि रक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक और बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के एडवांस्ड वर्जन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तेजस के मार्क 2 संस्करण के डिजाइन और विकास के लिए सरकार की तरफ से 6500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और ये राशि तेजस मार्क 1A और ट्रेनर वेरिएंट को बनाने वाली HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पहले दी जा चुकी 2500 करोड़ की रकम से अलग है। इस भारी भरकम राशि का भी इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के निर्माण से ही होगा। करीब 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद देश और दुनिया के सामने तेजस का नया अवतार खड़ा होगा, जो 17.5 टन यानी कि 17,500 किलो का सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान होगा। तेजस के नए वर्जन में शक्तिशाली GE F414 यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लगा होगा, जिसकी वजह से उसकी उड़ान भरने की क्षमता तेजस मार्क 1 की तुलना से कहीं ज्यादा होगी। अभी फिलहाल तेजस 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है क्योंकि इसमें G404S इंजन लगा है। जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन की वजह से तेजस मार्क 2 विमान मौजूदा तेजस की तुलना में कहीं ज्यादा गोला बारूद और विस्फोटक ले जाने में सक्षम होगा। अभी फिलहाल तेजस की पेलोड क्षमता 3 टन है, जबकि तेजस के नए अवतार के गोला बारूद ले जाने की क्षमता 4 टन होगी, यानी कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की उसकी ताकत कहीं ज्यादा हो जाएगी। साल 2027 के बाद नए स्वरूप वाला तेजस मिराज 2000, जैगवार और मिग 29 जैसे लड़ाकू विमानों की वजह की जगह ले लेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मारक क्षमता के मामले में भी तेजस फ्रांस में बनने वाले राफेल विमानों की बराबरी भी करेगा। भारत सरकार ने LCA मार्क 2 डेवलपमेंट का अप्रूवल दिया है। ये इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भरता और भी मजबूत बनेगा। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स में फाइटर स्क्वाड्रन्स की गिनती कम होती रह जा रही है और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि LCA मार्क 2 का डेवलपमेंट और इंडक्शन समय पर किया जाए। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के मुरीद अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी बन चुके हैं और यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही इन देशों ने तेजस के मौजूदा वर्जन को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, जो पिछले 16 साल से भारतीय सरहदों की सुरक्षा बाखूबी कर रहा है। उसकी इसी क्षमता पर अब धीरे धीरे दुनिया भी फिदा हो रही है। बेहतरीन रक्षा उपकरणों में दिलचस्पी रखने वाले देश अब उसकी चमक अछूते नहीं रह गई है। पिछले करीब 2 दशक से तेजस इतना क्यों कामयाब रहा है, ये बता रहे मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह। स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस इस समय सारी दुनिया में धूम मचा रखा है। यही वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है।
इसकी सबसे खासियत यह है कि इसका वजन काफी कम है। करीब 6,560 किलोग्राम इस तेजस फाइटर जेट का वजन है, जिसके चलते ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हथियारों को ले जाने में काफी सक्षम है और फाइटर जेट जब बमबारी ये करता है तो उसके सामने कोई दूसरे विमान टिक नहीं पाते हैं। दूसरी पीढ़ी के जो विमान हैं, जो फाइटर जेट हैं, वो इसके सामने कहीं टिकते नहीं हैं। यही वजह है कि इस विमान को लेकर के अलग अलग देश इसको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 50% जो कलपुर्जे इसमें लगे हैं, वो कलपुर्जे भारत में निर्मित किए गए हैं और उसके चलते इस विमान की खासियत यह है कि ये हवा से हवा में और जमीन से जमीन में तेजी से मार कर सकता है। मौसम कैसा भी हो, रनवे कितना भी छोटा हो, लेकिन ये फाइटर जेट वहां पर उतर सकता है और उसके बाद जो दुश्मन देश हैं उसको तुरंत ही नेस्तो नाबूद कर सकता है। जीएनटी के लिए जितेंद्र सिंह। और अब बात करते हैं नोएडा में गिराए गए ट्विन टावर की। इन टावर्स को गिराने के बाद निकले 80,000 मीट्रिक टन मलबे की रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि इसमें 50,000 टन मलबा मौके पर बेसमेंट को भरने में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 30,000 टन मलबा रीसाइकिल किया जाएगा, जिससे ईंट और टाइल्स बनाने का काम होगा, जिनका इस्तेमाल नोएडा में ही फुटपाथ और सड़कों को बनाने में किया जाएगा। नोएडा में ढाए गए ट्विन टावर्स को गिरते हुए पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब इससे निकले 80,000 मीट्रिक टन मलबे का क्या होगा? तो जवाब है, मलबे का काफी हिस्सा ईंट और टाइल्स बनाने में इस्तेमाल होगा, जबकि बचे हुए मलबे से ट्विन टावर्स की बेसमेंट को भरने का काम किया जाएगा। ये पहले ही कहा गया था कि 50,000 टन के आसपास का मलबा उसी जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा और बाकी का 30,000 टन मलबा प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा, जैसे सीएनडी प्लांट में भेजा जाएगा, जहां पर सड़क निर्माण की तमाम चीजें बनाई जाएंगी। मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। इसके लिए 20 डंपर लगाए गए हैं, जो रोजाना ट्विन टावर्स की साइट से 250 मीट्रिक टन मलबा सेक्टर 80 पहुंचाएंगे। असल में नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 80 में मौजूद एक रीसाइक्लिंग कंपनी से करार किया है, जो 30% मलबे को रीसाइकिल करेगी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। ऐसे में इस मलबे को प्रदूषण मुक्त तरीके से रीसाइकिल करने में रोजाना 30,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा, जो कि नोएडा प्राधिकरण के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का होगा। बताया जा रहा है कि कंपनी में 90 दिन लगातार प्रतिदिन 250 से 300 टन मलबा रीसाइकिल होगा। इस काम को एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए ही अंजाम दिया जाएगा, ताकि धूल न उड़े। ये प्रोजेक्ट हमको 15 साल के लिए दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी और रैमकी रिकमेंडेशन एंड रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगले 15 साल तक हम इसको प्रोसेस करेंगे, सीएनडी वेस्ट को यहीं पर प्रोसेस। लगभग 30,000 टन सीएनडी वेस्ट हमारा सुपरटेक से आएगा। ट्विन टावर मलबे को रिसाइकिल करने वाली कंपनी का कहना है कि मलबे से बनी ईंट और टाइल्स का इस्तेमाल नोएडा में ही फुटपाथ और सड़कें बनाने में किया जाएगा। अभी नोएडा अथॉरिटी द्वारा हमें बता दिया गया है कि सीएनडी वेस्ट आएगा लगभग 30,000 टन और इसी को हम यहाँ पर सीएनडी प्लांट सेक्टर 80 में प्रोसेस कर देंगे। इसको प्रोसेस करने के बाद हम इसको टाइल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें से रिसाइकल एग्रीगेट्स निकलते हैं, 10 mm, 20 mm, 40 mm, मैन्युफैक्चरिंग सैंड, इन सभी को यूज़ करके हम पेवर ब्लॉक बना देंगे। बाकी जो बड़ा साइज रहता है उसको रोड प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, फुटपाथ्स में यूज़ करते हैं। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे पूरे नोएडा में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों टावर्स को सफलतापूर्वक गिराया गया और अब इनके मलबे को भी उसी कुशलता के साथ रिसाइकिल किया जाएगा, जिसके लिए 2 शिफ्ट्स में काम चल रहा है और मैन पावर को भी बढ़ाया जा सकता है। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात अगली अच्छी खबर की।
आपने 5 स्टार होटल्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने 5 स्टार जेल के बारे में सुना है? जी हां, उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन ने ऐसा सुधार किया है कि जेल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली है। इस जेल को आधुनिक जेल बना दिया गया है और इस जेल के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में कैदियों के अच्छे दिन आ रहे हैं। योगी सरकार कैदियों के लिए खास सुविधाओं का इंतजाम कर रही है। जेल की रोटी भला कौन खाना चाहेगा, लेकिन जेल में बंद कैदियों को अगर ऐसी रोटी मिले तो वाकई बड़ी बात है। बिल्कुल घर की तरह पतली और मुलायम रोटी। अब आप सोच रहे होंगे कि जेल में इतनी अच्छी रोटी कैसे मुमकिन है। असल में बड़ी तादाद में ये रोटियां मशीन से बनाई जा रही हैं। पहले मशीन से आटा गूंदा जाता है, फिर मशीन से ही उसकी लोई बनाई जाती है और फिर मशीन ही लोई से गोल रोटी बनाती है। जब रोटियां बन जाती हैं तो उन्हें आग पर सेका जाता है। इस तरह गर्मा गर्म रोटियां बनकर तैयार हैं, जिन्हें जेल के कैदियों को परोसा जाएगा। जेल के बारे में धारणा वैसे यही है कि वहाँ जली हुई रोटी ही मिलती है, दाल के नाम पर पानी मिलेगा और सब्जी ऐसी होगी जिसे खाया नहीं जा सकता। लेकिन यूपी के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ने इस धारणा को बदल दिया है। पहले तो जेल का किचन देख लीजिए। ये किचन किसी होटल के किचन से कम नहीं है। यहाँ हर वो सुविधा है जो होटल में देखने को मिलती है। अच्छी खबर ये है कि जेल के खाने को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। इस जेल में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल तो होता ही है, साथ ही खाना भी बेहतर परोसा जाता है। यानी यहाँ के खाने की क्वालिटी बेस्ट है। यहाँ के कैदियों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी उत्तम है। तभी तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट दिया है। इस जेल के खाने की क्वालिटी और सफाई को देखते हुए ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 स्टार रेटिंग दी है। और इस उपलब्धि के बाद फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल 5 स्टार की रेटिंग हासिल करने वाली यूपी की पहली जेल बन गई है। मतलब इस जेल में कैदियों के लिए अच्छी क्वालिटी वाले खाने पीने का सामान तैयार किया जाता है। FSSAI की तरफ से ये 5 स्टार रेटिंग काफी मायने रखती है, इसलिए क्योंकि जो 1100 बंदी हैं जिला जेल में, उन पर उनके खाने को लेकर के पहले एक टेस्ट किया गया था, उसके बाद ये 5 स्टार रेटिंग दी गई है। दरअसल FSSAI ने ये एक जांच की थी जिसमें खाने की क्वालिटी की बात थी, साथ ही साथ हाइजीन की भी बात थी, यानी कितनी साफ सफाई से खाना बनता है। उसको लेकर के हम कह सकते हैं कि जिला जेल पूरी तरह से उसमें अव्वल रहा है और ये 5 स्टार रेटिंग दी गई है। जेल में रोज करीब 1100 लोगों के लिए सुबह शाम खाना तैयार होता है। पहले रोटी, सब्जी, दाल बनाने में कैदियों की मदद ली जाती थी, जिसकी वजह से काफी समय तो लगता ही था। साथ ही 40 से 50 कैदियों को जुटना पड़ता था। लेकिन अब रसोई को आधुनिक कर दिया गया है। आधुनिक मशीनें लगा दी गई हैं। इसमें हाथ के बजाय अब मशीनों से खाना तैयार किया जाता है। रोटी बनाने के लिए 2 बड़ी रोटी मेकर मशीनें हैं। आटा गूंदने की मशीन अलग से लगाई गई है और अच्छी खबर यह है कि मशीनों के इस्तेमाल से साफ सुथरा खाना कैदियों को मुहैया करवाया जा रहा है। हमारी जिला कारागार फतेहगढ़ में भोजन व्यवस्था के लिए हमें FSSAI का 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। माननीय मंत्री जी द्वारा, माननीय DG सर श्री आनंद कुमार साहब द्वारा, जिलाधिकारी महोदय श्री संजय कुमार सिंह द्वारा कारागार की भोजन व्यवस्थाओं में आमूलचूल सुधार के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में हमने FSSAI का मार्च में लाइसेंस प्राप्त किया था। मई में हमारा 3rd पार्टी ऑडिट हुआ। अब हमें इसका प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ जिसमें हमारी 5 स्टार रेटिंग आई है और ये ईट राइट कैंपस के रूप में इसको प्रमाणित किया गया है। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में ये बदलाव बीते 2-3 साल में देखा गया है। कोरोना काल के दौरान इस जेल में नई रसोई का निर्माण किया गया, जिसके बाद मशीन के साथ इस रसोई घर को आधुनिक बनाया गया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसी जेल को अभी तक 5 स्टार प्रमाण रेटिंग मिली है, लेकिन आने वाले समय में यूपी की दूसरी जेलों में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में योगी सरकार ने जेल मैनुअल में बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत जेल में क्रेच और चिल्ड्रन पार्क खोले जाने की भी योजना है। इसके अलावा जेल में बेकरी और लॉन्ड्री की भी व्यवस्था करने का फैसला किया जा चुका है।
तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में केवल एक जेल नहीं बल्कि ज्यादातर जेलें आधुनिक होंगी। अक्सर जेलों में खराब खाने को लेकर के शिकायत होती रही है। इस बात को लेकर के आलोचना भी यूपी पुलिस की होती रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें खाने की, तो खुद पुलिस के लिए भी ये अपने आप में एक सवाल रहा है, क्योंकि हाल ही में अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सिपाही खराब खाने की शिकायत करता हुआ देखा गया था। उसके बाद यूपी पुलिस की बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी। लेकिन अब इस उपलब्धि के बाद, यानी 5 स्टार रेटिंग के बाद, हम कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद का जिला जेल अब लोगों के लिए एक दूसरे जेल्स के लिए एक उदाहरण है, जिसमें अच्छे खाने की क्वालिटी है, साफ सफाई से खाना बनता है जो जेल के बंदियों को दिया जाता है। फर्रुखाबाद से फिरोज खान के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए शिल्पी सेन। और अब हम आपको एफएसएसएआई के बारे में भी बता देते हैं, जिसने फर्रुखाबाद की जिला जेल को भोजन की गुणवत्ता को लेकर रेटिंग दी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एफएसएसएआई का मतलब क्या है। इसका मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी है जो ये सुनिश्चित करती है कि जो भी खाद्य व्यवस्था में शामिल हैं वो नियमों का पालन करें। इसमें भोजन का निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण, बिक्री और इंपोर्ट करने वाले शामिल होते हैं। खाने वाली हर चीज को लेकर जिन मानकों और दिशा निर्देशों को वैज्ञानिकों ने तय किया हुआ है, उसके मुताबिक सभी संस्थानों को नियम मानने ही होंगे। और इसमें जरूरी ये होता है कि जो भी खाना है वो स्वच्छ हो, गुणवत्ता मानकों को पूरा करे। 2006 में एफएसएसएआई अधिनियम को लागू किया गया था, जिसमें सबसे पहला नियम ये है कि जो भी लोग यहाँ संस्था खाना बनाने, होटल चलाने का काम करते हैं, उन्हें फूड लाइसेंस की जरूरत होती है और इसी फूड लाइसेंस को एफएसएसएआई जारी करता है। जिसके पास फूड लाइसेंस है, इसका मतलब ये है कि उस जगह पर भोजन बेहतर और शुद्ध तरीके से बनता है। खाने पीने से जुड़ा काम करने वालों के लिए फूड लाइसेंस जरूरी होता है और इस लाइसेंस का ये फायदा होता है कि खाना बनाने वाले होटल, ढाबे कभी पुलिस या फिर प्रशासन के झंझट में नहीं फंसते हैं। एक लीगल प्रक्रिया के तहत ही काम किया जाता है और साथ ही ये अथॉरिटी देश भर में एक सूचना नेटवर्क बनाती है जो जनता, उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा और चिंता के मुद्दों के बारे में विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी देती है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स के लिए गुड न्यूज आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की चिड़िया ने नई उड़ान भरी है। ट्विटर मोस्ट अवेटेड एडिट फीचर लेकर आया है। अभी तक ट्विटर पर एडिट करने का कोई विकल्प नहीं था। एक बार आपने जो भी ट्वीट कर दिया, उसमें अगर कोई गलती चली गई तो उसे आपको डिलीट ही करना पड़ता था। लेकिन अब नए फीचर के तहत ट्विटर यूजर्स के लिए नई सर्विस दी जा रही है, जिसका नाम है एडिट बटन। हालांकि अभी एडिट बटन की टेस्टिंग तक ये सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन जल्दी ही सभी के लिए विकल्प आसान हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्विटर का एडिट ट्वीट फीचर कुछ देर के लिए ही होगा। ट्वीट करने के 30 मिनट तक ही आप अपने ट्वीट में एडिटिंग कर सकते हैं। 30 मिनट के बाद आपके पास ट्वीट एडिट करने का ऑप्शन नहीं होगा और इसमें फिलहाल कंपनी टेस्टिंग के तौर पर ट्वीट एडिट करने का ऑप्शन लिमिटेड लोगों को ही देगी। शुरुआत में फीचर ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स को ही मिलेगा और ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को लगभग 400 रुपए हर महीने भी देने होंगे। यानी अगर आपको एडिट बटन जल्दी चाहिए तो ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन क्या है और कैसे काम करेगा, ट्विटर का ये नया फीचर, इसे विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मंजीर अहमद। ट्विटर यूजर काफी लंबे समय से एडिट ट्वीट की मांग करते आए हैं। जैसे एडिट ट्वीट का मतलब ये कि जैसे फेसबुक पे आप कोई पोस्ट करते हैं तो उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन ट्विटर पर अब तक ये ऑप्शन नहीं था। अब ट्विटर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है और ट्विटर ने एडिट फीचर जारी कर दिया है। बट एक कैच है। कैच ये है कि सारे लोगों को ट्विटर का एडिट बटन फीचर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिमिटेड है। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि अगर आपने ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन ली है तो ही ट्विटर में एडिट कर सकते हैं, यानी ट्वीट अगर करने के बाद आप एडिट कर सकते हैं। हालांकि काफी शर्तें भी रखी हैं ट्विटर ने। एक ट्वीट जैसे आपने किया तो एडिट करने के लिए सिर्फ आपके पास आधे घंटे का ऑप्शन होगा। आधे घंटे के बाद ट्विटर में आप ट्वीट एडिट नहीं कर पाएंगे।
एक बार अगर आपने ट्वीट एडिट कर लिया तो ऐसा नहीं है कि पिछले जो ओरिजिनल ट्वीट है वो कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि अगर ऐसा किया जाता तो उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी खराब होती। इस वजह से अगर आप पुराना ट्वीट भी देखना चाहें तो देख पाएंगे, क्योंकि एडिटेड ट्वीट के पास एक लेबल मिल जाएगा जहां पर यह बताया जाएगा कि कितने बजे कितने तारीख को यह ट्वीट एडिट किया गया है। दूसरी चीज यह है कि ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के तहत इसे लाया गया है। अगर ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा तो हर महीने के लिए 400 से 500 रुपए पे करने होंगे। हालांकि अभी भी ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन है, भारत में नहीं है, ट्रायल बेसिस पे है। दूसरे मुल्कों में जैसे कि यूएस में ट्विटर ब्लू यूज किया जाता है। उसके अंदर इससे पहले भी एक अंडू ट्वीट का फीचर आया था, जो ट्वीट करने के कुछ देर के बाद ट्वीट को वापस लेने का ऑप्शन था, उसमें कुछ ऐड करने का ऑप्शन था। तो अब बात यह है कि ट्विटर ने ये क्यों किया, क्योंकि ट्विटर को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स बटोरने हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की बात की, अब वो पीछे भले ही हट गए, लेकिन पैसे कमाने के लिए ट्विटर को सब्सक्रिप्शन मॉडल की जरूरत है। तो अगर आप इस बात से उत्साहित हो रहे होंगे कि आपको भी ट्विटर का एडिट फीचर मिलेगा, तो हो सकता है कि कभी भी सारे यूजर्स के लिए जारी नहीं किया जाए ये फीचर, क्योंकि ट्विटर ब्लू के तहत ही इसे रखा जाएगा ताकि आप पैसे दें और ट्विटर में ट्वीट एडिट करने का फीचर आपको मिल पाए।